हेलो। चलो, am I audible to all of you? If yes, am I visible and audible? Please mention yes in the chat box, because today's session is most important session, because you will get the idea कि insolvency को कैसे पढ़ना है। Yes, तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं चाहिए आपको। एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है? यस, ओके, जस्ट 2 मिनट। चलो, आ गए सब? यस, गुड आफ्टरनून सबको। आ गए? चलो, अभी ध्यान दो बच्चों, ये जो टॉपिक है इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, तो मैं आपको इसका बेसिक आज पूरा स्ट्रक्चर बताता हूँ कि ये टॉपिक आपको QSES प्रोफेशनल में इसका सीक्वेंस क्या है। यस, और ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। एग्जाम में केस लॉ कैसे आएगी, केस लॉ को कैसे लिखना है, सब कुछ आज आपका एकदम डिटेल में डिस्कशन होने। तो इन केस इफ यू आर एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। ठीक है, आपको जो भी डाउट्स आएगा आप मुझे बिंदास पूछ। स्टार्ट करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता, ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है। यस, तो आई हैव डन माय CS, आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। मेरा MBA फाइनेंस हुआ है, BBA फाइनेंस हुआ है, डन माय लॉ एज वेल, आई हैव डन माय सेट एग्जाम। नाउ आई एम डूइंग अ PhD इन लॉ एज वेल। ये मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन है। और स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि if I got 55% in 12th examination, still I cleared all the exams because of hard work and dedication and belief. ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो अभी ये टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, इसको अगर डिटेल में देखना चाहोगे तो ये चैप्टर आपको क्यों है, मतलब सर ये सिलेबस या ये चैप्टर आपको क्यों दिया गया है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, तो अपन आएंगे मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, ध्यान दो इधर सब। अब क्या होता है बच्चों, मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। जब आप ये नाम सुनते हो, जब आप ये नाम सुनते हो इंसॉल्वेंसी, अब सर इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या था, देखो मैं आपको सिंपल, इसमें दो चीज़ें हो सकती। एक, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है बच्चों अनेबल टू पे डेप्ट। ठीक है, अगर जो इंसान अपना जो डेप्ट है, अपना जो लोन है भाई साहब, इफ दे आर नॉट रेडी टू पे, तो वो अगर पे करने के रेडी नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो उनको अपन इंसॉल्वेंसी मान। अब इंसॉल्वेंसी कौन बन सकता है सर? कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि जब आपके पास आपके जो एक्सपेंडिचर है बच्चों, क्या आपके जो एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम हो सकते हैं। आपने जितना कमाया है उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, तो इसे आप इंसॉल्वेंसी कह सकते हैं। क्योंकि भाई साहब आपको देना 120 रुपये है, बट आपके पास इनकम 100 रुपये है, इसका मतलब आप पैसा उतना नहीं है जितना आपको देना है। तो इंसॉल्वेंसी, क्या CS प्रोफेशनल को इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट है? तो इसके लिए मैं कहूँगा कि मैक्सिमम अभी के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए, तो वो आपका इंसॉल्वेंसी मैटर। जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा आपको बताऊँगा। अब इंसॉल्वेंसी में दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट, अगर सर कोई इंडिविजुअल इंसान हो सकता है। यस, कौन हो सकता है? एक तो कोई इंडिविजुअल इंसान हो सकता है। तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जहां पे कोई एक कंपनी हो सकती है। ऐसा ना, तो इंसॉल्वेंसी कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल इंसान हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकती है। तो ये इंसॉल्वेंसी के अंडर अपन ने सबको इंक्लूड किया है। सबको मतलब सबको, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज वो आपको पता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कम्स अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अपन किसकी बात नहीं करेंगे। ये जितना भी अपन पढ़ेंगे 40 मार्क्स का, दिमाग में एक बात फिक्स कर लो,
जब भी केस लॉ आएगी, दिमाग में एक बात फिक्स कर लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड नहीं कर। याद रखना, यहाँ पे हमेशा एक एक्सेप्शन याद रखना बच्चों, ये एक्सेप्शन हमेशा दिमाग में फिक्स कर लो। जब भी केस लॉ आएगी याद रखना, ये हमेशा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसके अंडर आती है, ये आती है आपके आरबीआई के अंडर। तो इसको दिमाग में फिक्स कर लो कि भाई साहब अपने को इसको पढ़ना नहीं है। यस। अब देखो इंसॉल्वेंसी दो टाइप की हो सकती है, एक तो कोई इंडिविजुअल इंसान हो या कोई कंपनी भी हो सकती। सर अगर कोई इंडिविजुअल इंसान इंसॉल्वेंट बन जाता है, के पास उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है सर पैसा देने के लिए, तो आगे क्या हो सकता है। अब देखो इसमें दो चीज हो सकती है, एक आपका जो क्रेडिटर है भाई साहब उसको पैसा चाहिए कि भाई साहब उसने पैसा दिया, उसको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस चाहिए, क्रेडिटर की ये डिमांड है। बट भाई साहब जो डेटर्स है, भाई साहब उसकी पैसा नहीं। अब इस केस में क्रेडिटर क्या कर सकता है, अगर डेटर्स आपका पैसा नहीं दे रहा है तो इस केस में क्रेडिटर क्या कर सकता है, बात है भाई, इस केस में आपका क्रेडिटर क्या करेगा, इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन फाइल करेगा। क्या करेगा बच्चों, इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन। तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि क्रेडिटर्स को पैसा तो चाहिए भाई साहब, तो पैसा आएगा कहां से, तो इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा बच्चों, कि जो असेट है, वो बेची जाएगी। किसकी असेट बेचोगे आप, डेटर्स की असेट बेचो, सेल ऑफ असेट ऑफ डेटर्स। तो डेटर्स की जितनी भी असेट वो बेची जाएगी, उसका पैसा किसको दिया जाएगा, क्रेडिटर्स को। तो सर अगर इन केस ऐसा होता है, द पर्सन जो डेटर्स है इज नॉट एबल टू जनरेट द अमाउंट या नॉट सेटिस्फाइंग द डेप्ट, क्या होगा सर, अगर मेरा उसके पास फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स का 100 रुपए है, पर डेटर्स के पास असेट बेचने के बाद भी, कितना पैसा आया है, 80 रुपीज। भाई साहब एक्चुअली हमको चाहिए था 100 रुपीज, बट एक्चुअली कितना, 80 रुपीज। तो ये तो नाइंसाफी है। तो सर इस केस में क्या होगा, बच्चों, ऐसे इंसान को क्या डिक्लेयर किया जाएगा, ऐसे इंसान को बैंक करप्ट क्या डिक्लेयर किया जाएगा बच्चों, बैंक करप्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इट इज कल जाके कोई इंडिविजुअल इंसान का पैसा देता है, ही इज अनेबल टू पे द डेब्ट्स, कैन से दैट इट इज अ इंसॉल्वेंट। बट इंसॉल्वेंट इज नॉट अ लीगल टर्म, इट इज नॉट अ लीगल टर्म, इट इज अ जनरल टर्म। क्योंकि हर इंसॉल्वेंट बंदा बैंक करप्ट नहीं बन सकता, क्योंकि किसी किसी इंसान के पास पैसा हो सकता है ना। अगर मेरे पास 100 रुपीज है, मैंने आपसे 100 रुपीज लिए हैं, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा हूं, तो मैं कौन हूं, इंसॉल्वेंट। बट अगर मैंने आपका पूरा पैसा दे दिया, क्या मैं बैंक करप्ट माना जाऊंगा, नहीं माना। क्या हर इंसॉल्वेंट बंदा बैंक करप्ट बनता है, बैंक की याद रखना बच्चों। क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इफ यू आर एग्री विथ मी, ऑल इंसॉल्वेंट आर नॉट बैंक करप्ट, बट जितने भी बैंक करप्ट होते हैं बच्चों, वो पहले क्या होते हैं, इंसॉल्वेंट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मैसेज करो जल्दी से यस अगर आपको सब कंसेप्ट क्या है, कि सर ऑल इंसॉल्वेंट आर नॉट बैंक करप्ट, बट जितने भी बैंक करप्ट वो पहले क्या होते हैं, इंसॉल्वेंट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुई है। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, जल्दी यस मेंशन। ओके नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं। ओके ध्यान दो इधर, ध्यान दो, सुनो। मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अपन आराम से जाएंगे। और एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान देना। अब ये है, ठीक है, ए, ये है बी, ठीक है, ये है सी।
ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनना, ये है डी, ठीक है। अब डी ने क्या किया भाई साहब, डी ने जो पैसा दिया है वो तीनों को पैसा दिया है। अब यहां पे डी अगर पैसा देना चाहता है तो डी कौन बन जाएगा यहां पे, डी इज अ क्रेडिटर। यहां तो आपको पता होगा कि द पर्सन हु गिव्स द लोन इज अ क्रेडिटर। यहां पे कौन है भाई साहब, डी क्रेडिटर है। अब इसने क्या किया ना, इसने क्या किया ना, ए को 50 रुपए दिया, बी को 80 रुपए दिया एंड सी को 100 रुपीज दिया, ठीक है। अब ये कौन बन गए बच्चों, ये बन गए डेटर्स। ये कौन बन गए, डेटर्स बन गए। ध्यान से सुनना, ये कौन बन गए, डेटर्स बन गए। सर अगर ए बी सी डेटर्स है एंड डी आपका क्रेडिटर्स है, अब ध्यान से सुनना, तो क्या हुआ ना, डी ने जब पैसा मांगा, डी ने बोला कि भाई साहब, जब डी ने डिमांड किया कि मुझे पैसा चाहिए, बट ए बी सी ने डिनाई किया कि मैं पैसा नहीं दूंगा आपको, दे आर नॉट एबल टू पे द डेब्ट्स। वो बोले कि हम पैसा नहीं दे सकते आपको, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, उन्होंने डिनाई किया। अब उनकी सिचुएशन अलग हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल इनके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो सकते हैं या इनको लॉस हुआ होगा, वो तो उनका इंटरनल मैटर है, वो अपने को इंपॉर्टेंट नहीं। आपका लॉस क्यों हुआ है, आपकी सिचुएशन क्यों है, हमको नहीं, बट हमारा पैसा वापस चाहिए। लोगों ने जितने भी सीएस प्रोफेशन, जब भी आप ये चैप्टर पढ़ते हो ना, हमेशा याद रखना, थिंक थिंक क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्रेडिटर के, क्योंकि यहां पे किसके साथ अनफेयर हुआ है, क्रेडिटर के साथ। क्योंकि क्रेडिटर ने पैसा दिया ना डेटर्स को, तो भाई साहब इसको पैसा वापस मिलना चाहिए ना। आईबीसी क्यों पास किया गया, इंसॉल्वेंसी क्यों आया, इंसॉल्वेंसी क्रेडिटर्स को नहीं डिक्लेयर करते हैं, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करते डेटर्स को। तो भाई साहब बेचारा क्रेडिटर से जो गुड फेथ से आपको पैसा देता है, तो उसका पैसा वापस आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे डी ए बी सी को पैसा दे रहा है, तो डी का पैसा वापस आना चाहिए। बट ए एंड बी सी कहते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे। अब उनका रीजंस क्या नहीं देने के, उनका लॉस हो सकता है, या उनका कोई ऑपरेशनल लॉस हो सकता है, या कुछ और रीजंस हो सकते हैं। अपने को इंपॉर्टेंट कौन है, क्रेडिटर्स का पैसा आना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अब इसमें से ए क्या कहता है, ए क्या कहता है कि ए कहता है कि मैं आपको क्या दूंगा, 50 रुपीज दे दूंगा। मतलब भाई साहब जब लोग ये डिनाई करते हैं ना, डिनाइड, जब इन लोगों ने डिनाइड किया कि हम पैसा नहीं देंगे, तो क्रेडिटर्स बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा मत दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर्स क्या करेगा पता है, क्रेडिटर जाएगा कोर्ट में, जाएगा बच्चों, क्रेडिटर जाएगा। अब इस कोर्ट की जगह आप इसको ये वर्ड यूज कर सकते हो, की जगह आप अभी कह सकते हैं ट्राइब्यूनल। यस, अपन इसको कोर्ट की जगह ट्राइब्यूनल यूज। तो भाई साहब क्रेडिटर क्या कहेगा, आप मुझे पैसा नहीं देना चाहते ना, मत दो, मैं कहां पे जाऊंगा, ट्राइब्यूनल में जाऊंगा। तो ट्राइब्यूनल में कौन सा एप्लीकेशन फाइल करते बच्चों, दैट इज इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन, ठीक है। अब क्रेडिटर्स गया कहां पे, ट्राइब्यूनल के पास, हो गया भाई साहब इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन फाइल किया, किसके नाम पे, ए बी, कि मुझे इतना पैसा चाहिए इनसे, क्योंकि ए ने मेरा 50 रुपए लिया, बी ने मेरा 80 लिया है, सी ने मेरा 100 रुपीज लिया। तो कोर्ट क्या कहता है, जब ट्राइब्यूनल क्या कहता है कि भाई साहब आप पैसा दे दो, बट वो नहीं दे रहे, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा कि इनकी असेट बेच दो, ए बी सी की जितनी भी असेट है बेच दो। अब भाई साहब उनके असेट बेचने के बाद, क्योंकि अल्टीमेट पैसा कहां से आएगा, क्योंकि ए बी सी पैसा तो नहीं बोलते, तो फाइनल ऑप्शन क्या अपने पास, एसेट बेच, ऑप्शन अपने पास यूज ही करना पड़ेगा, नहीं तो क्रेडिटर्स को पैसा नहीं मिलेगा। अब इस केस में क्या हुआ, ए की एसेट बेच दी आपने, जितने भी एसेट आपने बेच दी, ए की जितने भी एसेट बेच दी, तो उसमें से पैसा आया 50 रुपीज। बी की एसेट बेची, उसमें से आया 60 रुपए। सी की एसेट बेची, उसमें से आया 100 रुपए। अब मुझे बताओ आप लोग, इसमें से क्रेडिटर को सबसे पैसा आया है, सिर्फ एक इंसान से पैसा नहीं आया है फुल, तो बी है, क्योंकि बी से 20 रुपए कम आया ना। अब बी का असेट बेचने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, तो बी को अपन क्या डिक्लेयर करेंगे, बैंक करप्ट, कि भाई साहब इसकी असेट बेच दी, सब कुछ बेच दिया,
इसके बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, मतलब इट इज अ लीगल ऑर्डर, इट इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल कि द पर्सन हु इज नॉट गिविंग द मनी इज बैंकरप्ट. So insolvency is a general term, but bankrupt is a legal term. It is a court order. इसलिए मुझे एक बात बताओ आप लोग, अभी इतना आपने सुना, क्या जितने भी इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन थे, ऑल इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन आर बैंकरप्ट और नॉट? ये बताओ, जितने भी इंसॉल्वेंट हुए, क्या ऑल सबके सब बैंकरप्ट हुए? नहीं हुए सर, इसमें से सिर्फ एक बैंकरप्ट हुआ है. इसलिए ये स्टेटमेंट यूज किया जाता है, ऑल इंसॉल्वेंट आर नॉट बैंकरप्ट, क्योंकि इनमें से कोई कोई पैसे दे चुके हैं और जिन्होंने नहीं दिया है क्या डिक्लेयर करेंगे अपन? बैंक. बट सर ऑल बैंकरप्ट आर, कभी कभी एक प्लीज एक्सटेंड 5, क्या आपको एक्सटेंड करना इस एग्जाम्पल के थ्रू? यस, एकता आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, एकता बाद में आप ये स्टार्टिंग का थोड़ा वीडियो देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप सेशन खत्म होगा एकता जी, आप बाद में सेशन को वापस स्टार्टिंग का देख लेना. सबको क्लियर अब ये स्टेटमेंट? किसी को कोई दिक्कत है अभी भी? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी यस. यस, प्लीज आप पार्टिसिपेट कीजिए. अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी फिर. ठीक है, चलो. तो अपन ने आज समझ लिया, आपने इंसॉल्वेंसी क्या होता है, बैंकरप्ट क्या होता है, यहां तक अपन पहुंच गए. ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चों. अब सुनना, आपको ये चीज पता चले कि इंसॉल्वेंसी क्या होता है, बैंकरप्ट क्या होता है, ये आपको समझ गया. अब ध्यान देना बच्चों, अभी अपन कहाँ पे पता है? अभी सिर्फ अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन सिर्फ बात करें इंडिविजुअल की, एक सिंगल इंसान की बात करें. अभी अपन कंपनी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इंडिविजुअल इंसान की. सर आपने बोला कि जो क्रेडिटर है, तो अगर डेटर्स पैसा नहीं देता है तो क्रेडिटर्स कहां पे जाएगा? कहां पे जाएगा? ध्यान दो इधर. अगर जो क्रेडिटर है उसको अगर डेटर्स पैसा नहीं देता है, पैसा नहीं देता है, कहां पे जाओगे सर आप जाओगे इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बच्चों? डीआरटी. तो याद रखना, आज के बाद ये रूल हमेशा, ये नियम हमेशा याद रखना कि जब भी कोई इंडिविजुअल इंसान, कौन बच्चों? जब भी कोई इंडिविजुअल इंसान या कोई पार्टनरशिप फर्म अगर आपका पैसा नहीं देती है, आपका पैसा नहीं देती है, तो आप किसके पास जाओगे बच्चों? आप जाओगे इनके पास. अभी कोर्ट में जाने की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट में बहुत केसेस पेंडिंग है. आपका केस कब आएगा, कब आपका रिजल्ट आएगा? इसलिए याद रखना, ये सब खत्म करने के लिए, फास्ट प्रोसेस के लिए क्या किया बच्चों? ये फास्ट प्रोसेस करने के लिए इन्होंने क्या किया? इसको लेके आए, इसको लेके आए, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट को लेके आए. ठीक है, अब इंसॉल्वेंसी का मैटर याद रखना, कोई भी इंडिविजुअल इंसान पैसा नहीं देता है तो आपको कहाँ पे जाओगे? डीआरटी के पास जाओ. सर अगर डीआरटी ने नहीं सुना, डीआरटी ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया, तो आप कहां पे जाओगे? कोई टेंशन, आप किसके पास जाओगे बच्चों? आप जाओगे डेब्ट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास. तो इसे कहते हैं डीआरएटी. तो आपका एप्लीकेशन पहले कहां पे जाएगा? डीआरटी के पास. डीआरटी ने नहीं सुना, आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया, तो टेंशन मत. यू हैव द ऑप्शन टू अप्लाई डीआरएटी, डेब्ट रिकवरी एपेलेट. इट इज द सेम लेवल ऑफ हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट के सेम लेवल पे होता है. अब मुझे आंसर दो, अगर डीआरएटी ने, एपेलेट ट्रिब्यूनल ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया, आप कहां पे जाओगे? विद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट?
तो आंसर दो। यस, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे क्योंकि एपिलेट इज इक्वल टू हाई कोर्ट। जब भी अपील करना होता है हमेशा उसके सुपीरियर कोर्ट के पास जाना पड़ता है। तो इस केस में आपका लास्ट मैटर जाएगा इसके पास, सुप्रीम कोर्ट। तो अपना सीक्वेंस और याद रखना बच्चों, याद रखना अभी ना मैं ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये दिमाग में फिक्स कर लो कि मैं ये चैप्टर में ये नाम नहीं यूज करूंगा। क्या नाम नहीं यूज करूंगा? ये नहीं कहूंगा मैं हमेशा, ट्राइब्यूनल नहीं कहते इसे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर मैं इसको क्या नाम दूंगा, और ये चैप्टर में क्या नाम दिया है इसको? इसको कहेंगे अपन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो इसे कहेंगे ए। याद रखने का। तो याद रखना जब भी अपन किसी इंडिविजुअल इंसान या किसी पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो मैं अगर कहूंगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो इसका मतलब दिमाग में कौन आना चाहिए? DRT आना चाहिए। ठीक है, तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसके लिए? इंडिविजुअल इंसान के लिए। ठीक है, आ जाओ इधर। अभी आते हैं अपन कंपनी की तरफ। सर अगर कंपनी पैसा नहीं देती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं हूं, ये सिर्फ अजम्पशन का ना, मैं हूं, मैं रियल में ऐसा नहीं हूं। सिर्फ मैं ड्राइंग मुझे इतना अच्छा नहीं आता ना, तो निकल रहा था मैं खुद का फोटो, बट ये मैं हूं एग्जांपल के लिए। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने एक कंपनी है ABC लिमिटेड। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने 1 करोड़ रुपए दिया है। कितना पैसा दिया है? 1 करोड़ रुपए इस कंपनी को दिया है। अब ध्यान रखना बच्चों, आपने पैसा कंपनी को दिया है, बट आपने क्या कहा था सर, अगर कोई इंडिविजुअल इंसान है जिसने आपको पैसा दिया है वो नहीं देता है, तो आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब DRT के पास जाओगे। बट यहाँ पे आपने जिसको पैसा दिया है वो कौन है? तो सर इस केस में अगर कंपनी आपका पैसा वापस नहीं देती है, कंपनी को तो अपन क्या कहेंगे बच्चों? कंपनी तो आप कह सकते हो कि इंसॉल्वेंट है, बट कंपनी को आप बैंकरप्ट नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है कंपनी को आपको किस में लेके जाना पड़ेगा? लिक्विडेशन में। और कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी, कंपनी क्या हो जाएगी? क्योंकि कंपनी में कोई फीलिंग नहीं ना, कंपनी का कोई भावना नहीं है, कंपनी के अंदर कोई दर्द नहीं है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर करने के बाद उसकी इज्जत थोड़ी जाने वाली है कंपनी की। या सुनो, इज्जत जाती है इंसानों की, इसीलिए इंसान को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाता है। इट इज अ लीगल ऑर्डर। बट इन केस ऑफ कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इस केस में याद रखना अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे इंसॉल्वेंट तो, बट ये लिक्विडेशन में। लिक्विडेशन मतलब जो असेट है उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आना, कैश फॉर्म में लेके आना, और जो क्रेडिटर्स का पैसा है उसको वापस देना, और फिर ये कंपनी क्या हो जाएगी? समझना कि बैंकरप्ट कौन एंड आपका वाइंडिंग अप। बच्चों को ये कंफ्यूजन। अब मैंने कहा कि सर जब इंडिविजुअल इंसान होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी DRT। अब इस केस में आपको पता होगा कि इस केस में आपकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। सर अगर इन्होंने भी नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। सर इन्होंने भी नहीं सुना तो लास्ट में, तो मैंने क्या कहा सर आपको, मैंने यहां पे कहा था कि यहां पे सिर्फ इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, इसके बारे में DRT आएगा। बट इन केस ऑफ कंपनी, LLP, ये जितने भी कंपनीज है इसमें ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वर्ड आएगा। कभी कभी बच्चे एग्जाम में जब केस, एग्जामिनर क्या करता है आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा कि इंडिविजुअल इंसान है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपकी DRT है, नहीं बताएगा। जब केस आती है, क्वेश्चन आता है, आएगा वर्ड एडजुडिकेटिंग। तो आपने ये समझना है, अगर कंपनी है NCLT है, इंडिविजुअल इंसान है तो DRT है। इस हिसाब से सीक्वेंस।
और याद रखना आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा स्कोप मैं कहूँ किसके अंडर है। ये क्यों कहूँ, कह रहा हूं मैं कि अपने एनपीए, एनपीए का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इन बाय नॉन परफॉर्मिंग असेट, ऐसी असेट जिसका डेटर्स पैसा नहीं दे रहा है। और इंडिया में एनपीए बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है कि बैंक्स, कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देते हैं, बट लोन जब वापस नहीं आ रहा 90 दिन के अंदर तो उसे नॉन परफॉर्म, क्योंकि वो असेट परफॉर्म नहीं कर रही है। असेट परफॉर्म कब करती है, जब पैसा वापस आता है, बट असेट का पैसा ही वापस नहीं आ रहा, इसलिए नॉन परफॉर्मिंग असेट कहा जाता है। और इंडिया में इतना एनपीए बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट पॉइंट कर रहा है कि इस एनपीए को रिड्यूस कर। तो सर इंसॉल्वेंसी के अंडर में बात करूं तो अपने को कहां कहां पे फोकस, अभी ध्यान से सुनना, ये सीक्वेंस अगर आपने याद कर लिया ना, आपको इन बहुत ईजी हो जाए गारंटी के साथ। जो लोग ये लेक्चर्स बीच में से ज्वाइन हुए, प्लीज स्टार्टिंग से देखना, ये आपको तभी सीक्वेंस, ठीक है। अब ध्यान रखना बच्चों, आपका फ्यूचर क्या है, इसमें काम कैसे होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, इसके काम कैसे चलते हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। अब ध्यान से सुनना, और जो भी डाउट है बिंदास पूछो, दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब जब आपका मैटर है इनसॉल्वेंसी का, बच्चों आपका मैटर क्या है, इनसॉल्वेंसी। ये तो अपन ने पढ़ लिया इनसॉल्वेंसी क्या होता है, बैंकरप्ट क्या होता है। तो ये मैटर है, इसके लिए अपन ने क्या पढ़ लिया बच्चों, आ का मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये भी अपन ने पढ़ लिया। यहाँ पे अपन ने पढ़ा दो चीज, एनसीएलटी और यहाँ पे डीआरटी। तो उसके बाद जो भी आगे है वो सबको पता है। सर अपन ने अभी दो ही चीजें पढ़ी है, इंसॉल्वेंसी प्लस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब इन सबको कंट्रोल करने वाला, इन सबको सुपरवाइज करने वाला, इन सबको रेगुलेट करने वाला कोई तो एक अथॉरिटी होना चाहिए। ये काम कैसे चलेगा ना, जैसे बैंक्स के लिए आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट के लिए सेबी है, इसके लिए भी किसको बनाया, इसको बनाया गया, ये याद रखना, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं IBBI। ये तीस को कंट्रोल, तो बच्चों ना एग्जाम में सीधा सीधा नाम नहीं था इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड, इस चैप्टर के अंदर इसको सिर्फ सिंपल एक नाम दिया गया, वो आपका नाम है बोर्ड, ठीक है। जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सिंपल नाम है, उसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, वैसे यहाँ पे बोर्ड है। जब भी एग्जाम में ऐसा वर्ड आएगा ना बोर्ड, तो बैंक्रप्सी, ये बहुत बड़ा टर्म है, इसलिए जब ये आएगा ये बोर्ड मतलब जैसे इसके अंदर सब इंस्टेंसी के मैटर आएंगे। ये ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो काम नहीं कर सकती ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया। ये अथॉरिटी क्या करेगी, मैटर्स को मैनेज करेगी। सर आपने तीनों चीजें बता दी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है, इंसॉल्वेंसी, बट मुझे एक बात बताओ सर, अब ये मैटर तो जाएगा, ये मैटर किसके पास जाएगा, आपको पता है, ये मैटर जाएगा आपके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सर मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक क्रेडिटर है और आपके पास डेटर है, सर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने वाला, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट करने वाला एक इंसान, वो इंसान कौन है सर, अपन लोग, अपनी भगवान है, ये CSC। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो आएगा से माना जाएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, भिखारियों का प्रोफेशनल। इन भिखारियों को पकड़ के इनकी एसेट बेच के पैसा क्रेडिटर्स को वापस लेके आएगा, से माना जाएगा इंसॉल्वेंसी। और ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल किसके साथ रजिस्टर्ड होते, जैसे सीबी में स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर होते हैं, वैसे इंसॉल्वेंसी में ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड होंगे किसके साथ, बोर्ड के साथ। तो इनको बोर्ड के साथ रजिस्टर करना पड़ता है।
कल जाके आपको भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है। आपको भी ये जो भिखारी लोग होते हैं विजय माल्या जैसे भाग के जाते, इनकी हजार हजार करोड़ की प्रॉपर्टी आप सेल करके क्रेडिटर को पैसा वापस लेके आ सकते हो, इनकी फी आप बन सकते हो। आपको करना क्या है, आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, बोर्ड के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, इनकी एग्जाम होती है, वो एग्जाम अगर क्रैक कर दिया आपने तो आप इन इसका सिलेबस आईबीसी एंड इन इसके बाहर कुछ and the people are charging the fees in the market, it's around 5%, minimum 5%, maximum to, and you just imagine if there is an insolvency matter of 500 crore rupees, just imagine how much you can earn. विजय मल्ल्या का इंसॉल्वेंसी का 1000 करोड़ का मैटर था, ऐसे ऐसे मैटर में यू आर गेटिंग 5%, तो आपकी लाइफ कितनी शानदार बेहतर है ना। द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन, जैसे कंपनी सेक्रेटरी होता है ना एक, जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, कंपनी की मीटिंग करवाता है, कंपनी के बिहाफ पे शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करता है, सेम काम किसको करना है इस पिक्चर में। इसलिए सीए से ज्यादा, सीएमए से ज्यादा ये काम सबसे बेहतर कौन कर सकता है, वो है सीएस, क्योंकि अपने पास तो काम ही वही है ना बचपन से मतलब सीएस होने के बाद नोटिस दो, मीटिंग करो, रेजोल्यूशन पास करो, वही काम आपको क्या करना है, सिर्फ एज अ रेजोल्यूशन। वहां पे शेयर होल्डर की मीटिंग थी, यहाँ पे किसकी मीटिंग होगी, क्रेडिटर्स की, क्योंकि पैसा किसका है, क्रेडिटर्स का है, तो शेयर होल्डर की जगह क्रेडिटर्स की मीटिंग करनी, शेयर होल्डर को नोटिस भेजने की जगह क्रेडिटर्स की। वहां पे आरओसी के बाद जाना था, यहाँ पे आपको किसके पास जाना है, आपके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और याद रखना यहाँ पे और एक नाम आएगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन किसी भी कंपनी के बारे में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन के एक ऑफिस, इस एक्ट के अंडर एक ऑफिस को एस्टेब्लिश किया जहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है उस कंपनी या उस इंडिविजुअल इंसान। तो कल जाके इस बोर्ड को या इस प्रोफेशनल्स को या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कल जाके कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो एक ऑफिस है, एक बॉडी है, वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन, बॉडी का नाम है यूटिलिटी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज करके है, ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज करके एक ऑफिस IU कहा जाता है। ये ऑफिस है जहाँ पे आपको जनरली पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन जनरली मैंने जब देखा था बोर्ड के इस पे, तो 5 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस है, अभी पता नहीं अपडेट हुआ है क्या, बट लास्ट जब 2 साल पहले मैंने देखा था तो बताया कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ कैंडिडेट, CS ये CMA तीनों का, तब ये का है तो 10 साल का, उसका CS है तो उसका 10 साल का, बट उसके बाद उसको बहुत क्रिटिसाइज किया कि इतना 10 साल का क्यों चाहिए एक्सपीरियंस। अब उसको कम करने वाले थे बट पता नहीं कम किया कि नहीं किया, बट 10 साल का एक्सपीरियंस तब जाकर आप ये बहुत बड़े मैटर्स होते हैं ना। क्वालिफिकेशन CS या CA में कोई भी चलेगा, बस 10 साल का एक्सपीरियंस होना। और इसके पेपर ना बहुत ईजी होता है, ईजी मतलब क्या मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल इंसान, कोई इंडिविजुअल है, इफ ही हैड डन सम डिफॉल्ट, देन उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगा, आपके ऑप्शन है DRT, NCLT, ऐसे ऑप्शन। इट इज मच नॉट डिफिकल्ट दैट एग्जाम बिकॉज बहुत कम लोग इसमें आते, तो इसलिए आपके पास यस कैसे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, नो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सिर्फ टिक मार्क करो, सही आ गए मैक्सिमम तो आपका सिलेक्शन है। तो ये बहुत अच्छी एग्जाम है, बहुत बेहतरीन एग्जाम है। इफ़ यू अगर उसका एज अगर कम हुआ है, शायद एक्सपीरियंस अगर कम हुआ, 3 4 या 5 साल का हो चुका होगा, तो आप अपीयर्ड हो सकते, और बहुत ईजी है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा उसके कभी, बट उसके लिए सीक्वेंस, ये बेसिक सब कुछ पता होना चाहिए। इफ़ यू हैव द क्लैरिटी ऑन माइंड कि ये सीक्वेंस क्या है, डेफिनेटली। अब ध्यान से सुनो, अपन ने क्या पढ़ा, इंसॉल्वेंसी पढ़ा, इंसॉल्वेंसी के अंडर अपन ने 2 टाइप पढ़े, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इन केस ऑफ कंपनी पढ़ा अपन ने, उन दोनों के केसेस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पढ़ा, इनको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड के बारे में पढ़ा, इंफॉर्मेशन चाहिए तो किसके पास जाएंगे, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास पढ़ा।
अब यहाँ पे सबसे बड़ा ये सीक्वेंस अगर आपको समझ गया होगा, ये पूरी प्रोसेस आपको समझ गई होगी, तो आपको समझेगा बच्चों, हु मेंटेन्स द इंफॉर्मेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रजिस्टर्ड होती है अंडर द बोर्ड, ये बोर्ड के अंडर ही आता है। इसके अंडर जितना भी अथॉरिटीज आएंगे, जितने भी ऑफिसेस आएंगे, वो सब बोर्ड के अंडर आते हैं। मतलब आपको पता है ना, एमसीए की वेबसाइट पे जाता हूँ, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अगर किसी कंपनी को डायरेक्टर अपॉइंट करना है ना, तो एमसीए की एक लिस्ट है, तो डायरेक्टर्स के नाम है, वहां से आप डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। वैसे अगर किसी कंपनी के लिए आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल चाहिए, तो आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाओ, बोर्ड पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम से होते हैं, बोर्ड खुद नॉमिनेट करता है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने खुद अपॉइंट करना चाहिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, अगर कंपनी से नहीं होता है पॉसिबल, आप रिक्वेस्ट करोगे किससे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसको रिस्पॉन्स, बोर्ड को। याद रखना, बोर्ड के पास सीधा नहीं जाने का, इस चैप्टर में अपन बोर्ड के पास सीधा सीधा नहीं जाएंगे, अपन किसके थ्रू जाएंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फिर वो इन्फॉर्म करती है किसको, बोर्ड को, तो बोर्ड आगे एक्शंस लेता है। क्या अपने को पास नहीं जाने का बोर्ड का, लास्ट ऑप्शन ना, बोर्ड के पास, बोर्ड काम नहीं है, बोर्ड ने उस लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बनाया है। आपका कोई कंसर्न है, आपको किसी को अपॉइंट करना है, आप एडजुडिकेटिंग, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताएगी, बोर्ड को बताएगी। स्टार्टिंग में ना आपको लॉन्ग फॉर्म इसलिए बताए ताकि आने वाले चैप्टर जगह ये बोर्ड ये कौन इजी आएगा। ये सीक्वेंस अगर आपको समझ आया होगा, इंसॉल्वेंसी ए क्या है, बोर्ड क्या है, इंसॉल्वेंसी, ये सब कुछ किया गया सबको यहाँ तक, अभी भी पढ़ा बाकी सबको, तो यस, ये सीक्वेंस आपने याद किया ना, तो बताओ मैं आपको 35 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन और सबसे लॉजिकल और बहुत मजा आता है ये पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें ना आपको समझ कि कोई इंसान ये रियल लाइफ से कनेक्टेड है। मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा रियल लाइफ से कि लोग कैसे पैसे वसूल करते हैं, आपको और इंटरेस्ट आएगा इसमें पढ़ने, और एग्जाम में केस भी आए ना, इजी लिख सकते हो आप, कि अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी, कि मेरा खुद का जो सब्जेक्ट है पीएचडी में, आई एम डूइंग अ पीएचडी इन लॉ, मेरा खुद का लॉ का जो सब्जेक्ट है इसमें ही है मेरा मर्जर अमलगमेशन एक्विजिशन एंड इंसॉल्वेंसी, इसी के इसमें मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इसका बेनिफिट कितना, डीप नॉलेज कितना, एंड प्लस आई डिड माई एमबीए फाइनेंस, बीबीए फाइनेंस, फाइनेंशियल नॉलेज भी है, तो उस सबको कंबाइन करके मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताऊंगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम एग्जाम में इसको याद करने की जरूरत नहीं। सीक्वेंस से जाएंगे, सीक्वेंस से करोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और इस पूरे एक्ट के अंडर, इंसॉल्वेंसी के अंडर, एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, क्योंकि जब भी कोई एक्ट पास करते हैं ना, इसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन क्या होता है पता है, ये जो एक्ट पास किया ना, इसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन क्या होता है, टाइम बाउंड। इसके पहले भाई साहब 20 साल 15 साल लगते थे, वो जमाना गया। अब इतना टाइम नहीं है अपने पास कि अपन 20 साल 10 साल तक जाओ, नहीं, इनको अल्टीमेट दिया है। अल्टीमेट मतलब इंसॉल्वेंसी का मैटर 180 दिन में कंप्लीट होना है, इनको टाइम बाउंड दिया है। तो अगर नहीं होता है इन केस, जेन्युइन रीजन है, हम आपको 90 डेज सिर्फ वन टाइम एक्सटेंशन हो सकता है, मतलब एक ही बार आपको एक्सटेंशन, तो 180 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। अगर नहीं होता है, जूनियर रीजन है, टोटल कितना है 90 दिन। और ये कहता है कि ये पूरी प्रोसेस इंक्लूडिंग लीगल प्रोसीडिंग सब कुछ 330 डेज के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब भाई साहब ये क्या कह रहा मैं आपको, 330 इज द अल्टीमेट डेडलाइन, इसके बाद आपको, ये कहता है कि अगर, याद रखना, अगर जिस दिन आपकी
कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में जब केस जाती है 180 डेज के अंदर उसको डिस्पोज, अगर नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, और 90 डेज देंगे, बट 90 डेज किसके लिए देंगे? उस मैटर को एडजुडिकेट करने, ऑर्डर पास। और भाई साहब वो ऑर्डर को लीगल प्रोसीडिंग अपील करना चाहता है या कोई उसके बाद डिसीजन को चैलेंज करना चाहता है, ये पूरा टाइम इंक्लूड करके आपका 330 डेज होता है। सबसे पहले मैटर डिस्पोज ट्राइब्यूनल आपका 180 प्लस 90 डेज। अगर मैटर डिस्पोज भी हो जाता है उसके बाद अगर आप अपील फाइल करना चाहते हो, वो भी नेक्स्ट प्रोसेस पूरी पकड़ के एंडिंग तक 330 इज अ मैक्स गाइडलाइन। क्यों? देखो आप सोचो, लॉजिक सोचो, 180 डेज आपने पास करना है ट्राइब्यूनल को, याद रखना 180 नहीं हुआ तो 90, मतलब कितना होगा आपका 270 मैक्स, मैक्स, इसके बाद नहीं। आप सोचो जब ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आप अपील करने के लिए जाते हो तो जनरली 30 डेज होता है ना, जनरली 30 डेज होता है। तो आप समझो अगर अपील ट्रिब्यूनल के पास जाते हो 30 डेज होता है, या सुप्रीम कोर्ट में जाते हो 30 डेज होता है, और सफिशिएंट कॉज पे और 30 अलाउड करते हो, तो मैक्सिमम आपका कितना हो जाएगा? 270 प्लस 60 आपका हो जाएगा 330। तो ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने तक, फाइनल रिजल्ट आने तक 360 फाइनल। तारीख पे तारीख, एक्स सनी पाजी, यस रेगू, जेट एयरवेज टेकिंग। देखो जेट एयरवेज को इतना टाइम क्यों लगा? अब इंटरनल मैनेजमेंट भी होता है, अब इंटरनल मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं, क्योंकि इंसॉल्वेंसी में क्या होता है ना, सबसे बड़ा डर क्या होता है? जॉब, आपका जॉब चला जाता है ना, एम्प्लॉयज की जॉब चले जाएंगे। अब जेट एयरवेज में आप सोचो अगर 2000 या 20,000 लोग काम करते हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट हुआ ना, तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये कंपनी इतना जल्दी इमीडिएट बंद करना क्या पॉसिबल है क्या? तो गवर्नमेंट कोई अल्टरनेटिव सोचता है, क्या इस कंपनी को अपन कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? क्या इस कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं क्या? देखो वाइंडिंग अप, या मैं कहूँगा इंसॉल्वेंसी इज नॉट अ एंड, इंसॉल्वेंसी इज नॉट अ एंड, इट इज अ फ्रेश स्टार्ट। क्या पता इस प्रोसेस में आपकी कंपनी वापस गुड। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ध्यान से सुनना, जिस दिन आप इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन फाइल करते हो ना, दिन, अब वो एप्लीकेशन फाइल करने से तक कोर्ट का फाइनल ऑर्डर, ट्राइब्यूनल का फाइनल ऑर्डर आने तक टाइम होता है। इस बीच इट इज अ मोरेटोरियम टाइम। मोरेटोरियम मतलब इसका मतलब डेटर्स हैव एक्स्ट्रा टाइम, डेटर्स के पास क्या है? एक्स्ट्रा टाइम है, जब तक ऑर्डर नहीं पास हो रहा है डेटर्स के पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है कि तब तक वो सोचे क्या कंपनी वापस आ सकती है उस पोजीशन, क्या कंपनी को वापस प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए जेट एयरवेज का भी सेम मैटर है। मैं आपको एक लॉजिक बताऊं, ध्यान से सुनना। आज डेट क्या है बच्चों? आज डेट है आपकी 8 दिसंबर। तो आज आपने इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन फाइल किया बच्चों, क्या किया बच्चों आपने? इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन फाइल। अपन इसे क्या कहते हैं पता है? इसे कहते हैं इनिशिएशन डेट, कहते हैं कि इंसॉल्वेंसी ऐप से स्टार्ट हुई है। और कमेंसमेंट डेट क्या होती है? कमेंसमेंट डेट मतलब जिस दिन कोर्ट ने आपके एप्लीकेशन को क्या कर दिया? एडमिट कर दिया, उसे अपन क्या मानेंगे? उसे अपन मानेंगे कमेंसमेंट डेट। क्या मानेंगे बच्चों? उसे मानेंगे अपन कमेंसमेंट, तब से आपका इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हुआ है। आप सोचो क्या एक दो दिन के अंदर अपन ने तो 180, तो आप सोचो 8 दिसंबर 2023 से एक 6 महीने ऐड कर लो, तो नेक्स्ट एक मोटा माटी नेक्स्ट 8 जुलाई 2024, तो आपका कोर्ट का ऑर्डर कब आया? 8 जुलाई। आपको क्या डिक्लेयर किया सकता है? एक तो दो चीजें हो सकती है, एक तो आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाएगा, या तो आपको वाइंडिंग अप किया जाएगा। यहां पे इंडिविजुअल है तो बैंकरप्ट, कंपनी है तो मुझे एक बात बताओ, आपका डिसीजन कब आया? 8 जुलाई, ये सुनो। बट आप सोचो 8 दिसंबर से 8 जुलाई तक यहां पे जो बीच में टाइम है, क्या कहते हैं? कहते हैं मोरेटोरियम। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब क्या होता है? इट इज एक्स्ट्रा टाइम
given to the debtors to recourse the company, तो उस टाइम पे वो कंपनी को वापस उस लेके आ सकता है क्या? क्या वो प्रॉफिट लेके आ सकता? उतना टाइम उसके पास होता है, क्या पता उस टाइम पे वो वापस कंपनी लेके आ सकता है। इसलिए कहते हैं ना, इंसॉल्वेंसी इज नॉट अ एंड, इंसॉल्वेंसी इज अ फ्रेश स्टार्ट। तो क्या पता इस टाइम में आपको पैसा आ सकता है वापस, क्या पता क्रेडिटर्स को पैसा मिल जाए, क्रेडिटर की लाइफ अच्छी हो, कंपनी वापस आ जाए उस पोजीशन पे। क्योंकि भाई साहब कंपनी सिर्फ कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, बहुत सारे गरीब लोग होंगे जिनका एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, जो अनस्किल्ड लोग होंगे, तो उनको एक थोड़ा टाइम मिलता है कि उस टाइम के दौरान आप ये पैसे को रिकवर करो, कुछ स्ट्रैटेजी लाओ, कुछ मैनेजमेंट करो। और याद रखना बच्चों, ये इसकी वजह से इट टेक सो मच टाइम्स टू पास इन केस ऑफ जेट एयरवेज, क्योंकि इनकी ये ना ज़्यादा से पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व बहुत होता है, तो इसलिए टाइम लेने में, डिसीजन लेने में बहुत डिफिकल्टीज आती है। और जहाँ पे गवर्नमेंट का होल्डिंग होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ऑटोमेटिकली उसे पब्लिक इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो जल्दी इमीडिएट कोई भी डिसीजन पास नहीं करता। अगर प्राइवेट कंपनी होती तो इमीडिएट डिसीजन पास होता। तो ये याद रखना बच्चों, ये जो टाइम होता है, ये जो पीरियड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कि कहाँ से क्या स्टार्ट होता है, कमेंसमेंट डेट क्या होती है, इनिशिएशन डेट क्या होती है, तो ये सब अपन एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट सेशन जो मिस करेगा उसको नेक्स्ट सेशन, इसलिए फर्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपको समझा बोर्ड क्या है, ए क्या है, क्योंकि ये अगर आप में से किन लोगों ने मिस किया होगा ना, तो अभी कल के सेशन में बोलूंगा ए बोर्ड, तो जो नया बच्चा उसको नहीं समझेगा ये ए क्या है, बोर्ड क्या है, ये इंश्योरेंस प्रोफेशनल होते कौन है, ये बोर्ड कौन है, ये एडजूनियर अथॉरिटी कौन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है। इसलिए आप ना डेली बेसिस पे लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, डे टू डे लेक्चर्स होते जाएंगे। और मैंने क्या किया आपके लिए खास, नोट्स तो मैं दे दूंगा आपको, बट मैंने क्या किया कि नोट्स भी है, मैंने पीपीटी बनाई है, जाके आपको थोड़ा इजी हो सकता है कि कैसा होता है, तो इसके लिए मैंने कुछ थोड़ा सा पीपीटी बनाया कि बैंकरप्सी क्या होता है, ये वाई बैंकरप्ट क्यों डिक्लेयर किया जाता है, ये मैंने पूरा प्रॉपर बनाया है। तो ये मैं आपको नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा इसका मतलब नोट्स आपको आ जाएगी, ये पीपीटी मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, क्योंकि ये जो पीपीटी होती है ना जनरली इट टेक्स अराउंड 300-400 पीपीटी के, क्योंकि पीपीटी में ज़्यादा कंटेंट नहीं आता ना, तो अगर मैं पीपीटी की नोट्स दूंगा आपको कम से कम 800-900, ये सिर्फ कंसेप्ट के लिए, थोड़े फोटोज ये सब कुछ डाले, ये पीपीटी लगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में, बट आपको नोट्स आ जाएंगे। और प्लस अब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, अब ये जो भी कंटेंट देखोगे ना, ये पूरे मॉड्यूल बेस है। मॉड्यूल में अगर आप देखोगे ना घर जाने के बाद, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ सेम टू सेम, तो मॉड्यूल का मैंने कोई कंटेंट मिस चेक डन द लेक्चर, जब अपना कहीं से स्टार्ट होगा मैंने सब कुछ अच्छे से, सिर्फ कहीं कहीं जगह पे मैंने खुद का लैंग्वेज यूज़ किया फॉर यूर इजी अंडरस्टैंडिंग, तो ना मैंने कहीं कहीं जगह पे जहाँ पे मुझे लगता है डालना चाहिए मैंने डाला है, ठीक है। तो कल से आप अपना जो सेशन होगा वो डेली बेसिस पे होगा, प्लीज डोंट मिस द सेशन, क्योंकि 40 मार्क ही आपको पासिंग करके देंगे, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये 35 प्लस मार्क तो इसमें आ जाएंगे, तो आपको जो 60% है उसमें आपको 30 भी आ गए तो विल गेट द एग्जामिशन। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को एग्जामिशन 100% आता है। तो और मेरा भी ऑप्शनल जितने भी सब्जेक्ट थे और जितने भी लॉ के सब्जेक्ट थे, फाइनल एंड एग्जीक्यूटिव, आई गॉट एग्जामिशन इन ऑल द सब्जेक्ट, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल में मेरे एग्जामिशन थे पूरे सब्जेक्ट में, जितने भी लॉ के सब्जेक्ट। इवन आई वर्क विथ लिस्टेड कंपनी एज वेल इन बॉम्बे, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन लिस्टेड कंपनी एज वेल, प्राइवेट कंपनी के साथ काम किया है। इवन आई गॉट सिलेक्टेड इंडियन ऑयल कंपनी एज वेल, माई फर्स्ट सिलेक्शन वॉज इंडियन ऑयल कंपनी, कंपनी गिव्स मी 18 lakhs पैकेज। आपका हर साल कैंपस प्लेसमेंट होता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, एंड इंस्टीट्यूट की तरफ से प्लेसमेंट जब होता है ना, तो कंपनीज में आपको बताओ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ अगेन, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था ना इंडियन ऑयल कंपनी का, अब जब एक कैंपस प्लेसमेंट होता है ना सब बच्चों का सीएस का, तो सभी सीएस होते हैं ना, मैं भी सीएस, आप भी सीएस, पर जब कंपनी आती है ना इंडियन ऑयल कंपनी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, जब कैंपस प्लेसमेंट होता है आपका, वो होता है मुंबई में, नहीं तो दिल्ली में होता है, एक तो मुंबई में होता है, अपने वेस्ट में ईस्ट में मुंबई में होता है, नॉर्थ में दिल्ली में होता है, वो रीजन वाइज होता है।
जब मैं मुंबई में गया था इंटरव्यू देने के लिए, आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मुझे सीएस का नहीं पूछा, उन्होंने मुझे पूछा आपके पास क्या नया है जो बाकी बच्चों के पास नहीं है, क्योंकि सब वही बता रहे कंपनी का, वो सब कुछ नॉर्मल कंपनी का सब बता रहे। बट कंपनी क्या सोचती है कि मुझे सीएस तो है, मुझे कंपनी का नॉलेज तो होता ही है, के साथ उसको एडिशनल क्या चाहिए, उसका नॉलेज है क्या उसके पास, कल जाके कोई इसने डिफॉल्ट क्या है, इंसॉल्वेंसी का कुछ पता है क्या आपको, जिसके पास एडिशनल कुछ मिल जाएगा इंसॉल्वेंसी या आपको जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका कोई नॉलेज मिल जाएगा आपको, जैसे मैं आईपीआर है तो आईपीआर का, या आपका कोई सब्जेक्ट उसका, कंपनी जिसमें मुझे एक कैंडिडेट में तो नॉलेज मिल सकता, तो मुझे एडवाइस मिल, क्योंकि कल जाके कंपनी सारे सेक्टर में काम करना पड़ता है। अब सिर्फ कंपनी कंपनी लेके बैठे हुए, that it doesn't work in case of money terms. You want to get high salary, so knowledge should be wide. Then salary आपकी लिमिट नहीं होती, वाइड होती है। ठीक है, चलो, इफ यू हैव एनी डाउट्स, आप सबके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंसी, एंड जो बच्चों ने आईबीसी किया है, इफ यू ज्वाइन दिस सेशन अगेन, तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने मिक्स नहीं किया, मैं चाहता तो इन बच्चों को, कॉमन बच्चों को आईबीसी में मिक्स कर सकता था, बट मैंने वो काम नहीं किया। मुझे पता है अगर मैंने फीस दोनों की अलग अलग चार्ज की है, तो भी दोनों को अलग अलग पढ़ाना ही बनता है। मैं दोनों के फीस अगर मैं डिफरेंट लेता हूँ और मैं सेम बच्चों को एक ही बैच में पढ़ाता हूँ, ये मेरे लिए सही नहीं है। आई नेवर वर्क फॉर मनी। ठीक है, तो ये मैंने हमेशा सीखा है, मैंने आपसे जितना पैसा जिस सब्जेक्ट के लिए है, उस सब्जेक्ट को उसी बैच में पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं चाहता तो आईबीसी में पढ़ा सकता था, बट नहीं, आपको मैं पढ़ाऊंगा सेपरेट, जिस सब्जेक्ट में आता है उसी सब्जेक्ट में उसी मॉड्यूल से वही सिलेबस वही पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों ने आईबीसी में किया है ऑलरेडी, आप लोगों का वापस रिवाइज हो जाए, आपको और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द इंश्योरेंसी या कोई क्वेश्चन, कैन जस्ट वॉइस मैसेज आपका डाउट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर एंड विल मीट टुमारो, एंड टाइम विल अपडेट यू, टाइम पे मिलने वाले कल, अपना कल से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है रेगू, ठीक है, सेफ, एकता, मुस्कान, सादिया, चलो, और ये इस सेशन को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा आज का, क्योंकि फर्स्ट सेशन है, अगर आप किसी का मिस हुआ या कुछ भी हुआ तो इमीडिएट आप देख सकते हो।